हाँ, तो हम लोग कल देख रहे थे कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखी हैं और आज देखेंगे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र देखेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र बहुत विस्तृत है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों, योगों तथा औसतों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण के अनेक सिद्धांत जैसे राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र के सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर, मौद्रिक एवं बैंकिंग समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनियोग, रोजगार का सिद्धांत आदि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। मतलब इसका मतलब स्पष्ट है, हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय, अब एक राष्ट्र का क्या है उनमें आय, उसको हम लोग देखते हैं। और क्या है, बड़े समूह। बड़े समूह का अर्थ होता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में छोटा छोटा समूह रहता है, उसी प्रकार से राज्य के स्तर में भी बड़ा बड़ा समूह रहते हैं, जैसे NCERT हो गया और अनेक प्रकार के ऐसे समूह रहते हैं जिनके माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए, उनके चेक करने के लिए एक प्रकार का समूह का गठन किया जाता है। और उसी प्रकार आगे देखते हैं व्यापार चक्र के सिद्धांत। व्यापार चक्र मतलब वो होता है जो एक राज्य में दूसरे राज्य या एक देश में दूसरा देश को एक प्रकार से क्या है उसमें व्यापार करने की सुविधा देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं सामान्य मूल्य स्तर। अब ऐसा स्थिति आता है कि एक देश में क्या रहेगा, इनका मूल्य का निर्धारण, ये सब चीज इसमें आते हैं। मौद्रिक एवं बैंकिंग समस्याएं। अब जब उत्पादन अधिक होता है और हम उसको बाजार में लेके चलते हैं तो बहुत ज्यादा समस्याएं होते हैं, जैसे मौद्रिक मतलब एक प्रकार का पैसा होता है, और उसमें बैंकिंग समस्याएं होते हैं। तो हकीकत बात है, कोई भी व्यक्ति तुरंत नगद लेके नहीं आ सकता, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसा हो गया, वर्तमान स्थिति में चोरी है, लूट कर लेते हैं। तो वहां कम से कम बाजार में बैंकिंग की समस्या को दूर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे देश का व्यापार है ना। विदेशी विनियोग। अब एक विदेशी विनियोग का अर्थ ये होता है कि विदेश में जो पैसे रहते हैं उसको अपने यहाँ नानना, है ना, भारत में नानना, ये होता है। रोजगार सिद्धांत आदि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। अब रोजगार है, पूर्ण रोजगार भी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अस्थायी मिले, है ना। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, कुछ बिंदु के माध्यम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र को। तो समष्टि अर्थशास्त्र में पहला आता है आपका आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण। उसके बाद दूसरा आता है सामान्य कीमत स्तर, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर। अब उसके बाद आते हैं आर्थिक विकास के सिद्धांत। इसमें और आगे है, उसको मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं आ नहीं रहा है तो नहीं लिखा हूं, आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आर्थिक विकास के सिद्धांत है इसमें, वितरण का समष्टिक सिद्धांत है इसमें, राज्य का सिद्धांत है इसमें। तो इस प्रकार से हम, ये विघट विषय है ना, समष्टि अर्थशास्त्र विघट विषय है। तो आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे, तो इसमें देखते हैं आय तथा रोजगार का स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय सामग्री है। औसतों का इसमें देखते हैं, आय एवं रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मतलब होता है जैसे हम लोग जाते हैं मंडी में जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं, तो अभी की स्थिति में आप लोग देखना तो इतना महंगाई बढ़ गए हैं कि जो भी व्यक्ति कम में भी देते हैं तो उसको तुरंत ले लेते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से उसमें क्या है, एक प्रकार से प्रभाव डाल दिया है।
किसका? रोजगार का। ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग, कुल व्यय, उपभोग, व्यय, विनियोग, ये सब चीज इसमें आते हैं। प्रभावपूर्ण मांग में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी की दशा उत्पन्न होकर आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती। अब क्या है, कुछ समय ऐसा होता है मंदी भी रहता है ना, कुछ ऐसा स्थिति रहता है कि सही चलता है, तो उसी का अस्थिरता की जन्म होती है, ऐसा करके इसमें बतलाया गया है। तो ये तो हमारा हो गया आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण। अब देखते हैं सामान्य कीमत स्तर। तो इसमें आगे और है सामान्य कीमत स्तर एवं स्फूर्ति का विश्लेषण। तो इसमें देखते हैं मुद्रा स्फूर्ति के कारण उत्पन्न स्फूर्ति कीमत वृद्धि वर्तमान विश्व की सबसे कष्टदायक आर्थिक बीमारी है। मतलब इस प्रकार बोल सकते हैं कि वर्तमान में ऐसे है कि अभी मुद्रा वाले जो स्थिति है वो आर्थिक बीमारी का तंगी झेल रहा है। उसी प्रकार देखते हैं विकसित एवं अर्थ विकसित दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्था इनमें पीड़ित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं आर्थिक विकास के सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत अब कैसे होता है? तो आर्थिक विकास का सिद्धांत, आर्थिक मतलब खुद के बारे में, एक देश के बारे में चर्चा हो रहा है। आर्थिक विकास का अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व के अनेक देशों को गुलामी से स्वतंत्र प्राप्त हुई। ठीक है, गुलामी का क्या है, स्वतंत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद देखते हैं नियोजन की सहायता से हल करने के प्रयत्न किए गए। केंद्र के साथ साथ विकास एवं नियोजन का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास का विषय समष्टि अर्थशास्त्र का अभिन्न अंग है। मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या है, एक प्रकार का मंदी हो गया था। तो सही बात है ना, एक देश से दूसरा तो क्षति तो पहुंचेगा, बम हुई सब फूटेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसमें उत्तरदायित्व, तो उत्तरदायित्व अब किसको दिए, केंद्र और राज्य दोनों मिलके राज्यों को दिए कि आप अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना। तो ये हो गया आर्थिक विकास के सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं वितरण का समष्टिक सिद्धांत। अब वितरण का समष्टिक सिद्धांत में देखते हैं तो वितरण की अनेक समस्याएं, जैसे कुल राष्ट्रीय आय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्राथमिक कितना है तथा इनमें कुल आय का वितरण किस प्रकार किया जाता है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न, कुल राष्ट्रीय आय में कितना उत्पादन होता है ना, और उसमें प्राथमिक कितने होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब 5वां नंबर देखेंगे राज्य का सिद्धांत। अब राजस्व का सिद्धांत है, सॉरी ये जो है राजस्व का सिद्धांत है, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें देखते हैं राजस्व का सिद्धांत। अब राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का मतलब भूमि से जो आय होता है उसका सिद्धांत। ठीक है, जैसे हम लोग का छत्तीसगढ़ है और हम लोग भूमि में कितने, जैसे आप लोग देखे हो अपने गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में भी देखते हैं, तो कर के रूप में हम लोग भूमि कर के रूप में पैसा देते हैं। तो उसी के बारे में बोले हैं। राजस्व के अनेक सिद्धांत, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत और आर्थिक नियोजन के सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो राज्य और केंद्र अलग अलग जो लिए जाते हैं कर को, उसको बतलाया गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखेंगे इसके बाद, है ना, कहां कहां पर इनका महत्व है। ठीक है,
समष्टि अर्थशास्त्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रकार का इसका महत्व क्या है, कहाँ कहाँ पर, ये तो इनका क्षेत्र हो गया, कहाँ कहाँ पर ये क्षेत्र फैला है उसको हम लोग देखें। तो हम लोग देखें कि राज्य में है ना, केंद्र राज्य में है ना, और बहुत सारे ऐसे देश में पूरे अपना अपना कार्य करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जाएंगे इसको, है ना। अब हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखेंगे। अब महत्व में देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व में देखते हैं तो पहला जटिल समस्याओं का अध्ययन। अब इसमें आप ऐसे करके बड़ा गोला बना लेना, एक अलग अलग लिखने का तरीका होता है बेटा, है ना, एक अलग अलग लिखने का तरीका होता है। आप जैसे भी एंगल से बना सकते हैं, तो मैं अभी यही वाले एंगल बना लेता हूं, आप अपने हिसाब से अच्छा से बनाना, है ना, कि अलग अलग पॉइंट को कैसे टाइप से हमको लिखना है, ठीक है। तो ये जटिल समस्याओं का अध्ययन, ये अध्ययन लिख दिया हूं, ठीक है, इसको आप लोग समझ जाना, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं दूसरा, लिखते हैं आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। तो इसको आप लोग थोड़ा से देख लेना अपने बुक से, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, अपने को पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। चौथा नंबर देखते हैं, अपने को पहले तो ऐसे ही बना लेना, उसके बाद ड्रिल करना नीचे में। आप लोग ऐसा नहीं है कि फटाफट एक एक चीज को, थोड़ा से मेहनत लगेगा, थोड़ा से समय लगेगा, लेकिन सामने वाले जो चेक करने वाले देखते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं कि इनको पूरा पॉइंट याद है। इसको देख लेना थोड़ा से। और एक और है जो 5वां नंबर आते हैं इसमें, साधनों के वितरण हेतु आवश्यक, साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। तो ये छोटा छोटा चीज है, उसका नीचे नीचे का छोड़ दिया हूं, इसको आप अपना बुक से देख लेना। तो इसमें देखते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखते हैं। महत्व का मतलब वो होता है कि वो समष्टि अर्थशास्त्र है वो कहाँ कहाँ पर आपके लिए उपयोगी है, कहाँ कहाँ पर आपके लिए उपयोगी है, उसको इसमें बतलाएंगे। तो देखते हैं, पहला आता है जटिल समस्याओं का अध्ययन। तो ये क्या सहयोग करता है, जटिल जो समस्याएं रहते हैं, जैसे हम लोग अर्थशास्त्र में जटिल जो समस्याएं रहते हैं उसको कैसे दूर करते हैं उसके बारे में इसमें बतलाया गया। तो देख लेते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है। सही बात है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था
आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है। सही बात है, वर्तमान में पहले भी बता चुका हूं कि बहुत विघट क्षेत्र में फैला है, क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित रहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। मतलब इसके माध्यम से हम जटिल समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों जो निर्माण करते हैं कि हम एक देश से दूसरे देश में अगर हम सामान लेते हैं या माल लेते हैं तो उसमें क्या है, एक प्रकार का उसका नियम बना रहता है कि कितना कर मिलेगा। ये सब चीज के लिए इसमें प्रमुख रूप से क्या है, आर्थिक नीतियों में निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो इसमें क्या देख लेते हैं, सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। पहले ही बताया हूं कि अलग अलग जो मीटिंग के द्वारा जो किए जाते हैं, शर्त रहते हैं, उसका एक प्रकार का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लोग देख डालें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो नीतियों में सहायक होता है। अब व्यष्टि बोलता हूं जी, सॉरी, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक अब किस प्रकार से यह सहायक होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत सहायक है। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्माण लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास का अध्ययन। अब आर्थिक विकास का अध्ययन देखते हैं। इसमें आर्थिक विकास का अध्ययन अब कैसा होगा तो देख लेते हैं 20। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण के आधार पर ही अर्थशास्त्र के आर्थिक विकास के साधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर का वृद्धि करने के लिए योजना बनाई जाती है तथा कार्यान्वित किए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आर्थिक विकास में क्या इनका मूल उद्देश्य है समष्टि। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, छोटा छोटा चीज को आपको समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार की स्तर में वृद्धि होती है, ऐसे आपको एकदम स्पष्ट रूप से लिखने की जरूरत नहीं है। जो जो मेन टॉपिक है उसको आपको पकड़ना है। उसके बाद देखते हैं साधनों के विषय के वितरण हेतु आय आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र में एक ओर उपभोक्ता वस्तु और दूसरे ओर पूंजीगत वस्तु के बीच साधनों के वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साधनों के वितरण हेतु आवश्यक साधन, मतलब इसमें क्या क्या साधन है, उनका क्या है, आवश्यक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता वस्तु और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तु के विषय में समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उनको इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये माध्यमिक शिक्षा मंडल से एक पत्र जो कैसे टाइप से आएगा 30% कट के, उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। तो इसमें आप लोग को मैं उस दिन भी इनका फोटो डाल दिया हूँ। तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ये अलग टॉपिक है। तो उसी के बीच में ये सब चीज पढ़ रहा हूँ।
हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसका समष्टि अर्थशास्त्र की है तो महत्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं सीमाएं पढ़ेंगे, इनका कहाँ तक सीमा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और देखते हैं आप लोग को अगर कोई किसी को भी अगर थोड़ा भी लगता है कि मेरे को समझ नहीं आता, ऐसा लगता होगा तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर में फ़ोन भी कर सकते हो, है ना, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर किसी को तकलीफ होगा तो। ठीक है, थैंक यू बेटा।